भारतीय उच्चायुक्त ने पीएम शेख हसीना से मुलाकात की। छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के बहिष्कार के बीच हुए आम चुनावों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना रविवार को गोपालगंज 3 निर्वाचन क्षेत्र से फिर से संसद के लिए चुनी गई है। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। रविवार को हुए आम चुनाव में उनकी पार्टी आवामी लीग ने 300 में से 2/3 सीटें जीत ली हैं। इस बार एकतरफा चुनाव में वह लगातार चौथा कार्यकाल हासिल करने वाली है। उनका अब तक का यह 5वां कार्यकाल होगा। भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने हसीना से मुलाकात कर उनकी शानदार जीत की बधाई दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस दौरान वर्मा ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें चुनाव में जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी सरकार के नए कार्यकाल के दौरान एक दूसरे के राष्ट्रीय विकास के समर्थन में द्विपक्षीय साझेदारी में और भी मजबूत गति और विकास होगा। सूत्रों का कहना है कि वर्मा ने शेख हसीना को इस बात का विश्वास दिलाया कि भारत बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करना जारी रखेगा। भारतीय विमानों की जांच का काम पूरा। डीजीसीए ने बताया है कि अलास्का एयरलाइंस के विमान में बीते 5 जनवरी को हुए हादसे के बाद भारतीय विमानन कंपनियों को बोइंग विमानों की जांच कराने का निर्देश दिया गया था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दरअसल 5 जनवरी को अलास्का एयर के बोइंग 737 मैक्स 9 विमान में हादसे के बाद डीजीसीए ने यह निर्देश जारी किया था। अलास्का एयर के विमान का आपातकालीन दरवाजा उड़ान के दौरान उखड़कर अलग हो गया था, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। एहतियाती उपाय के रूप में डीजीसीए ने 6 जनवरी 2024 को बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों का संचालन करने वाले भारतीय ऑपरेटरों को 7 जनवरी 2024 तक सभी ओवरविंग आपातकालीन निकासों के संचालन और उचित जांच का निर्देश दिया था। इसके तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस के 4, स्पाइसजेट के 8 और अकासा एयर के 20 बोइंग बी 737 से 8 मैक्स विमानों की जांच संतोषजनक ढंग से की गई। डीजीसीए ने बताया कि अकासा एयर के बेड़े में एक बी 737 8200 विमान शामिल है। बिल्किस बानो मामला एक बार फिर चर्चा में। 21 साल से भी ज्यादा पुराना बिल्किस बानो मामला एक बार फिर चर्चा में है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने इस मामले के 11 दोषियों की रिहाई का गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर पुनः आत्मसमर्पण करने का भी आदेश दिया। ये सभी दोषी गुजरात के गोधरा में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बिल्किस बानो नाम की महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। इन्हें 15 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने फैसले में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दी, जिसके बाद दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सीपीआई-एम नेता बृंदा करात ने फैसले पर राहत जताते हुए कहा कि कम से कम अभी कुछ न्याय की उम्मीद बची हुई है। वहीं प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा। गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। ये सभी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। भगवान राम की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण। अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत बना रहे हैं, जो अब तक दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के 230 से अधिक शहरों में भारत के राष्ट्रपुरुषों की मूर्तियां बना चुके हैं। अयोध्या में स्थापित की जा रही भगवान राम की प्रतिमा नक से शिख तक 51 इंच ऊंची है। इस मूर्ति में भगवान का स्वरूप 5 वर्ष के बच्चे के समान बाल रूप में होगा। लेकिन इसके अलावा अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट ऊंची विशाल मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार नरेश कुमावत बना रहे हैं, जो अब तक दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के 230 से अधिक शहरों में भारत के राष्ट्रपुरुषों की मूर्तियां बना चुके हैं। इनमें भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां भी शामिल हैं।
इस समय भी वे कनाडा में भगवान राम की 54 फीट ऊंची प्रतिमा बना रहे हैं। इसके पहले वे कनाडा में ही 50 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति बना चुके हैं। नरेश कुमावत ने मीडिया को बताया कि अयोध्या में भगवान राम की 251 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की सोच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भगवान राम की एक मूर्ति उन्हें दिखाई थी, जो उन्हें काफी पसंद आई। भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 18 से 40 साल की उम्र के बीच का किसान आवेदन करके निवेश शुरू कर सकता है। स्कीम में आप जिस उम्र में आवेदन करते हैं, उसी के आधार पर निवेश राशि को तय किया जाता है। निवेश राशि 55 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच निर्धारित की गई है। अगर किसान 18 साल की उम्र में इस स्कीम में आवेदन करते हैं, ऐसे में उनको हर महीने 55 रुपए का प्रीमियम इस स्कीम में अदा करना होता है। वहीं जब उनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, उसके बाद किसानों को हर महीने 3,000 रुपए सालाना 36,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि अगर लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में उसकी पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा हर महीने मिलता है। इस स्थिति में किसान पति की मृत्यु के बाद पत्नी को हर महीने 1,500 रुपए की पेंशन मिलती है। अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में पता होना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। देश भर में कई किसान भारत सरकार की इस स्कीम में आवेदन करके निवेश कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश। दरभंगा के मोरो थाने को कुछ असामाजिक तत्वों ने रविवार की रात आग लगा दिया। पुलिस वालों को थाने के अंदर ही जलाने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिसकर्मियों की सजगता के कारण समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। असामाजिक तत्वों की करतूत सीसी कैमरा में कैद पाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक भी दिखी है। सीसीटीवी फुटेज एक युवक डब्बे से कुछ ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। इसकी भी जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी एसपी सागर कुमार ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। सीसी कैमरे के फुटेज का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। सीसी कैमरे में एक असामाजिक तत्व की तस्वीर कैद पाई गई है। उसका सत्यापन कराया जा रहा है। बहुत जल्द पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। दिल्ली के मटियाला विधानसभा में नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली प्रभारी शैलेंद्र पांडे द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मुफ्त चिकित्सीय सलाह दी गई। कैंप में भारी संख्या में लोगों ने चेकअप करवाया। इस मौके पर लोगों के आंख, दांत, ब्लड प्रेशर, शुगर व अन्य तरह की जांच की गई और चिकित्सक द्वारा उन्हें जरूरी परामर्श दिया गया। 30 दिसंबर से लेकर अभी तक 5 कैंप का आयोजन हो चुका है और आगे भी यह आयोजन करते रहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मटियाला विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। और आज ये फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन मेरे निवास स्थान, मैं शैलेंद्र पांडे अपने निवास स्थान पर आज 5वें दिन का ये कैंप है। हमने शुरुआत मटियाला विधानसभा के तमाम कॉलोनियों में दिनांक 30 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया था और ये 5वां कैंप है। पूरे स्वास्थ्य लाभ की एक हम लोगों ने योजना बनाया है नेशनल यूथ पार्टी मटियाला विधानसभा की तरफ से कि हम जगह जगह कॉलोनी में, झुग्गी में, जे बस्ती में और गाँवों में जाएंगे और जहाँ जाकर वहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य के लिए हम लोग काम करेंगे और हेल्थ चेकअप कैंप लगाएगा। आज फ्री चश्मा का भी वितरण किया जा रहा है। तो यही अनुरोध है कि जहाँ भी कैंप लगे लोग आएँ और स्वास्थ्य लाभ लें। आज ये जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, क्षेत्र के लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ मिल सके और लोग अपने सेहत के लिए जागरूक हो सकें, इसके लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। ऐसे ही कैंप पूरी विधानसभा में अपने लगाए जाएंगे ताकि लोग इसका भरपूर लाभ ले सकें और अपने सेहत के प्रति जागरूक हो सकें। धन्यवाद। धान खरीदी करने वाले 5 व्यापारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। लगभग 2 दर्जन किसानों के 25 लाख रुपए की धान के रुपए लेकर गायब हो गए थे व्यापारी। किसानों ने पुलिस थाना पहुंचकर कराया मामला दर्ज।
मैं आप अरविंद सिंह राणा। क्या मामला है आपके साथ, किसान आए जी, हुए हैं? सब किसानों का मामला यही है। कहाँ से रहने वाले हो? अब कठौंदा से रहने वाला हूँ सर। कितने किसान हैं जिनकी धान 22 से 23 लोग हैं पूरे। हाँ। और इनका माल किसी का 1,10,000 का है, किसी का 1,30,000 का है, किसी टोटल का 2 कितने लाख का लगा है? पूरा टोटल मिला के 22,90,643 रुपये की राशि है, जो हड़प के वो व्यापारी यहाँ से चले गए। और हमने पहले आवेदन दिया था थाने में, तो उनने हम गाड़ी वाड़ी पकड़वाई, तो वो पकड़ गई थी, थाने में रख गई थी। 2, 4, 10 दिन रखी थी उनने। उसके बाद में वो गाड़ी निकाल ले गए, किसी भी कारण कैसे भी करके वो निकाल ले गए। लेकिन अब मामला दर्ज हो गया? अब मामला दर्ज हो गया, हमारा FIR करा दी है आज उन 4। क्या नाम है आपका? अनिल बातम। क्या, कहाँ से आए हो, कौन से गांव से हो? किटौंदा। क्या पूरा मामला क्या है आप लोगों को? हमने धान बेची थी अपनी जी राजन के मंदिर पे। 3-4 व्यापारी आए दतिया झांसी से, वे 4-5 दिन आगे कह गए, पैसा लेके भाग गए। और हमारे 15-20 किसान हैं ऐसे। 25 किसान हैं हम, जिनका हमारा 23 लाख रुपए करीबन हो रहा है, जो धोखाधड़ी से हमको लूट करके ले गए। तो आज पुलिस में मामला दर्ज कर लिया है? पुलिस में मामला दर्ज पहले किया था साहब, तो उसमें गाड़ी पकड़ी गई थी और वो छोड़ दी गई है किसी भी कारण से, ये तो पता नहीं है। लेकिन आज उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम दोबारा इस थाने में आए थे उनके ऊपर FIR कराने के लिए। मामला दर्ज कराने के लिए? हाँ, मामला दर्ज कराने के लिए। मामला दर्ज हो गया ना? हाँ, मामला दर्ज हो गया है। अब देखते हैं क्या नाम है कार्रवाई आपका? आगे होती है। सुरेंद्र सिंह राजौरिया। कहाँ से आप? चल। बड़वाह केशरिया ध्वज पताकाओं से सजा संपूर्ण मार्ग, जय श्री राम का जय घोष और जन जन में जय सियाराम की भक्ति की गूंज। आस्था, भक्ति और उल्लास की यह बयार रविवार को दोपहर में बहती हुई नगर में दिखाई दी, जिसमें हजारों भक्तों के साथ विधायक सचिन बिरला भी पूरे समय भक्ति में लीन नजर आए। यह पुण्य अवसर था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या से नगर में पहुंचे अक्षत कलश की भव्य यात्रा का। यात्रा में विधायक बिरला भी पूरे उल्लास में डूबे नजर आए। उन्होंने रास्ते में झांझ बजाई, साथ ही भजन मंडली में माइक पर रामधुन गाकर आनंद भी लिया। मोरटक्का मोरघड़ी गांव में अचानक एक युवक ने उसके घर में फांसी लगा ली, जिसकी सूचना तत्काल मोरटक्का चौकी प्रभारी को दी गई। चौकी प्रभारी शिवराम जाट मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार युवक का नाम त्रिलोक पिता रतन है, मोरघड़ी गांव का निवासी है। फांसी लगाने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नवगांतुक पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने चित्रकूट का संभाला चार्ज। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर पर की प्रेस वार्ता। अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगी सर्वोच्च प्राथमिकता। पुलिस की प्राथमिकताएं पूर्व निर्धारित हैं। जो कानूनी उपबंध हैं, उन्हीं उपबंधों का पालन कराना हमारी प्राथमिकता है। और अगर नटसेल में कहा जाए तो कहते हैं प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ द क्राइम एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यही पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अगर इसका हम पालन कर ले जाएं तो मुझे लगता है कि जनता जनार्दन की हमसे जो अपेक्षा है उस पर हम 100% खरे उतरेंगे।